तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार में शिक्षकों की 7वीं चरण की जो बहाली होने वाली है वो बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है। तो ऐसे में जितने सारे शिक्षक हैं या अभ्यर्थी हैं उनको जो है बीपीएससी की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जब तक सिलेबस नहीं आता है तो उसे कुछ ना कुछ तैयारी करना चाहिए। क्योंकि सिलेबस आने के बाद आपको जो है मात्र कुछ दिनों का समय दिया जाएगा, उसके बाद अप्लाई होगा, एग्ज़ाम होगा और आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। हो सकता है जितने सारे नियोजित शिक्षक हैं उसको हालांकि मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, उसको केवल पास मार्क्स दिया जाएगा कि इतना परसेंटेज आने के बाद वो पास हो जाएंगे और वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आपको जो है बीपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए अब जो है इस चैनल पर लगातार बीपीएससी से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक को लाएंगे। फ्रेंड्स, आपको जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी का लगातार कुछ सालों से जो इतिहास रहा है उसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज़्यादातर जोर दिया जाता है वो आधुनिक भारत और आधुनिक बिहार पर। और आधुनिक बिहार में जो सेक्शन होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसमें बिहार का योगदान, वो जो सेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आधुनिक बिहार को जो है आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि यदि ये आधुनिक बिहार आपका कवर हो जाता है तो आपका समझिए 25 से 30% तैयारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम जो है इसमें जो है गणित की भी चर्चा करेंगे, हिंदी की भी चर्चा करेंगे, बाकी अन्य विषयों की भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आधुनिक बिहार पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आधुनिक बिहार में लाए हैं और यहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम जानकारी देंगे जो ताकि आपके माइंड में जो है सारा टॉपिक सेट हो जाए। फर्रुखसियर के शासनकाल से आधुनिक बिहार का जो है वो शुभारंभ हो जाता है। उस समय बिहार के सूबेदार के रूप में शहजादा मिर्ज़ा अहमद को नाम मात्र के अधिकार दिए गए थे। यानी फर्रुखसियर का जब शासनकाल था उस समय बिहार के सूबेदार बनाए गए थे मिर्ज़ा अहमद, और उसका जो है यहाँ पर देख सकते हैं मिर्ज़ा अहमद जो है वो बिहार का सूबेदार था। और बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को जो है मिर्ज़ा अहमद का सहायक नियुक्त किया गया था। यानी सूबेदार जो था वो शहजादा मिर्ज़ा अहमद था बिहार का, और उसकी सहायता करने के लिए सहायक के रूप में नाजिम शुजाउद्दीन को नियुक्त किया गया था। शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को उपनवाब या नायब नाजिब नियुक्त किया। यानी उप नवाब जो होता है उसे ही हम नायब नाजिम कहते हैं। तो शुजाउद्दीन जो है प्रशासन चलाने के लिए बिहार में अलीवर्दी खान को जो है वो उप नवाब नियुक्त किया था। कौन किया था? शुजाउद्दीन जो है अलीवर्दी खान को उप नवाब नियुक्त किया था। कहाँ का? बिहार का। उसके बाद मार्च 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही शुजाउद्दीन की मृत्यु होती है उसके बाद अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया, क्योंकि पहले जो हुआ करता था वो जो है उसके वंशज ही उसके पद पर जो है नियुक्त किए जाते थे। तो यहाँ पर शुजाउद्दीन का वंशज जो है वो सहायक बन जाता, इसलिए शुजाउद्दीन को जो है अलीवर्दी खान ने शुजाउद्दीन के वंशज को अलीवर्दी खान गिरिया के युद्ध में हरा दिया। और 1740 में उसने मुर्शिद कुली के वंशज सरफराज खान को विस्थापित कर बंगाल पर भी प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित कर लिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन के वंशज को हरा दिया और 1740 में मुर्शिद कुली के वंशज सरफराज खान को विस्थापित कर दिया वहाँ से, बंगाल से, और बंगाल पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद यहाँ से देखिए आधुनिक बिहार का प्रारंभ होने लगा, है ना। जैसे ही उस समय कौन था? बंगाल के अधिकार किसके हाथों में था? ये अलीवर्दी खान के हाथों में। किस समय? 1740 के बाद ये आधुनिक बिहार का जो है प्रारंभ हो गया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं।
बिहार के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलीवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बनाया। अलीवर्दी खान के हाथों में अब देखिए पूरा बंगाल का अधिकार आ गया। अधिकार आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का उपनवाब या नायब जो है जैसे ही अलीवर्दी खान के हाथों में जो है बंगाल का अधिकार आया, उसने जो है बिहार का नाम मात्र का उपनवाब अपने पोते सिराजुद्दौला को बना दिया। उसके बाद सिराजुद्दौला द्वारा अलीवर्दी खान के खिलाफ, देखिए उसका पोता ही उसका खिलाफ करने लगा। सिराजुद्दौला द्वारा अलीवर्दी खान के खिलाफ किया गया विद्रोह वहाँ के तत्कालीन दीवान राजा जानकी राम के द्वारा विफल कर दिया गया। यानी उस समय दीवान जो था वो राजा जानकी राम था और सिराजुद्दौला अपने ही दादा जिन्होंने उसको जो है उपनवाब की पदवी दी, उसी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ का तत्कालीन दीवान राजा जो थे जानकी राम, उसके द्वारा उसके खिलाफत आंदोलन को जो है विफल कर दिया गया। उसके बाद अलीवर्दी खान को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। 1733 में जो है बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया अलीवर्दी खान को। उसके बाद राजा जानकी राम के पश्चात राजा राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया। राजा राम नारायण के पहले कौन था, राजा जानकी राम दीवान, उसके बाद राजा राम नारायण को दीवान बनाया गया बिहार का। अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है, उसके पोता जो थे सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब बन जाता है। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में से प्रमुख थे पूर्णिया के, देखिए सिराजुद्दौला जो थे वो अलीवर्दी खां के पोता थे। इसका जो प्रतिद्वंदी यानी विरोधी जो था वो पूर्णिया के नवाब शौकतगंज थे, शौकतजंग, जो उसका चचेरा भाई था। पूर्णिया के थे नवाब शौकतजंग, जो उसका चचेरा भाई, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम। देखिए पहला था कौन, शौकतजंग, दूसरा उसकी मौसी, तीसरा उसका सेनापति मीर जाफर। ये तीनों उसके विरोधी थे। और यहाँ पर जो है मीर जाफर कौन थे, वो अलीवर्दी खान जो उसके दादा थे उसका दामाद था मीर जाफर। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने विरोधियों के दमन के लिए सिराजुद्दौला क्या किया, घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। यानी उसका विरोधी था घसीटी बेगम, उसको जो है बंदी बना लिया तथा मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। क्योंकि उसका जो है सेनापति उसके विरोध में चल रहे थे, इसलिए उसको जो है हटा करके मीर जाफर को उसके स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया, है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो है अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित, यानी उसका चचेरा भाई जो था उसको पराजित कर उसकी हत्या कर दी। कहाँ पर, मनिहारी, यानी पूर्णिया के बगल में कटिहार के आसपास मनिहारी है। वहाँ पर अक्टूबर 1756 ईस्वी में जो है मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला क्या किया, शौकत का हत्या कर दिया जो उसका चचेरा भाई था। उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ये प्लासी का युद्ध जो है काफ़ी पॉपुलर है, इस पॉइंट को आपको याद करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर, जो मुर्शिदाबाद में है, प्लासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो है प्रवेश कर गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आते रहेगा यहाँ पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध किया। प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना और सिराजुद्दौला का सेना
दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, है ना। और उस समय जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव। इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि आपको पूछ देगा कि प्लासी का जब युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, है ना। ये कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। तो जब ये युद्ध हुआ इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई, है ना। प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को, देखिए मीर जाफर जो है वो सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का सेनापति था और सिराजुद्दौला जो है उसको अपने सेनापति से निकाल जो दिया था वो विरोध में आ गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सपोर्ट करने लगा था, युद्ध में साथ दिया था। इसीलिए क्या किया? प्लासी के युद्ध में जैसे ही सिराजुद्दौला की हार हुई तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया, है ना, और उसके साथ पटना आया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब, यानी मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया और उसके पुत्र मीरन को क्या किया? वो बिहार का उपनवाब नियुक्त किया। लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, यानी ये जो था मीर जाफर नाम मात्र का, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नवाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में था। सॉरी, मीरन जो था, मीरन को उपनवाब बना दिया लेकिन नाम मात्र का वो वहाँ पर प्रशासक था, क्योंकि वहाँ का वास्तविक सत्ता जो था वो वहाँ का नायब नाजिम जो था यानी उपनवाब पहले का, वो राजा राम नारायण उसी के हाथों में था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उपदीवान नियुक्त किए। इसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब खां। अब देखिए यहाँ पर उपदीवान नियुक्त किए। उपदीवान में बिहार के जो बंगाल के लिए उपदीवान कौन थे? मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय। याद रखिए, बोलेगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव बिहार के लिए उपनवाब किसे नियुक्त किए? तो आपको यहाँ पर उपदीवान किसे नियुक्त किए? तो आपको यहाँ पर टिक करना है सिताब राय। आगे है अली गौहर। देखिए अली गौहर का यहाँ पर एंट्री हो गया। अली गौहर कौन थे? शाह आलम द्वितीय, है ना। शाह आलम द्वितीय ने 1760 ईस्वी में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया। यानी 1760 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय जो है पटना में डेरा डाल दिया था, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया पटना से। अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय का बिहार अभियान 1765 में समाप्त हो गया। बिहार के लिए अभियान जो है वो 1765 में समाप्त हो गया। अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद, देखिए आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट थे आलमगीर द्वितीय, उसका जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो है अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेज़ों का सहयोग लिया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए क्या किया? अंग्रेज़ों का सहयोग लिया। पटना में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्य अभिषेक हुआ। पटना में फैक्ट्री था अंग्रेज का, उसमें जो है अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय का राज्य अभिषेक हुआ। 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। अब देखिए मीर कासिम का एंट्री हो गया। क्या किया अंग्रेज़ों ने? 1760 ईस्वी में यानी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 57 के बाद उसको मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। महज 3 सालों में मीर जाफर को नवाब पद से हटा दिया और मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर, मुर्शिदाबाद कहाँ? प्लासी का युद्ध जहाँ हुआ था वहाँ पर राजधानी था, वहाँ से क्या किया? राजधानी को हटाकर
मुंगेर में अपना राजधानी बना लिया। कौन? मीर कासिम। क्यों? क्योंकि मीर कासिम सोचता था कि अंग्रेज़ों का जो है मेरे शासनकाल में हस्तक्षेप ना हो, इसलिए वो क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी हटाया और मुंगेर में स्थापित कर लिया। मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण यानी इसी आचरण के कारण अप्रसन्न होकर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, उसे नवाब पद से हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम पटना पहुंचा तथा लखनऊ में अवध नवाब शुजा-उद-दौला, देखिए जैसे ही मीर कासिम को अपने पद से हटाया वो पटना गया। पटना में लखनऊ पटना पहुंचा। उसके बाद लखनऊ में अवध नवाब शुजा-उद-दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलकर बक्सर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। देखिए मीर कासिम जो है वो लखनऊ के अवध नवाब शुजा-उद-दौला के पास पहुंचा और भगोड़े मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय उसके पास पहुंचा। दोनों के बीच संधि हुई और तीनों मिलकर तैयारी शुरू कर दिया। किस युद्ध का? बक्सर युद्ध का। उसके बाद 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के हाथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की मुठभेड़ बक्सर में हुई। अब देखिए तीनों का सेना यहाँ पर बक्सर में लड़ाई किया 1764, यानी पूछेगा बक्सर की युद्ध कब हुई, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है 1764। प्लासी की युद्ध कब हुई? 1757, है ना। प्लासी की युद्ध किसके किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पूछेगा कि प्लासी के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। तो आपको देखिए सारा पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यदि आप पॉइंट याद नहीं रखेंगे तो आपसे जो है क्वेश्चन मिस हो सकता है, क्योंकि आधुनिक बिहार से जो है आपको लगभग 25 से 30% जो है क्वेश्चन वो बीपीएससी में रहता है। इसलिए आपको ये सेक्शन जो है पूरा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है। हमको लगता है यदि आप वीडियो देखिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जो इतिहास में बक्सर युद्ध के नाम से जाना गया, यानी मीर कासिम जो है वो शाह आलम द्वितीय यानी भगोड़े बादशाह जिसको कहते हैं और लखनऊ के नवाब के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध प्रारंभ किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ। लेकिन इसमें जो है इन तीनों की पराजय हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और इस समय जो है सेना का जो है नेतृत्व कर रहा था कंपनी के सेना का हेक्टर मुनरो। आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बक्सर की युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है हेक्टर मुनरो। प्लासी की युद्ध में लॉर्ड क्लाइव और बक्सर की युद्ध में हेक्टर मुनरो। इसमें देखिए तीनों का हार हो गया। अब बक्सर के युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, शाह आलम द्वितीय तो उस समय मुगल बादशाह था, तो शाह आलम द्वितीय जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र का जो दीवानी था यानी लगान वसूली का अधिकार जो था शाह आलम द्वितीय के पास, वो अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। तो बोलेगा द्वैध शासन लागू किसने किया था बिहार और बंगाल में, तो यहाँ पर आंसर करना है लॉर्ड क्लाइव। कब? 1765 ईस्वी में। सर लियोनीन कर्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। इस समय बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कजीम खान यानी मिर्जाफर का भाई के पास था। बिहार का प्रशासन देखिए मिर्जाफर का भाई के पास था, जो कजीम खान जिसका नाम था, है ना। उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार, इसकी कजीम खान की सहायता के लिए उप सूबेदार नियुक्त किया जिसका नाम था धीरज नारायण, राम नारायण का भाई। क्लाइव ने सितंबर 1765 ईस्वी में कजीम खान को पद से हटा दिया 1765 में। उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त कर दिया वहां का उपनवाब।
चलिए अब आगे चलते हैं। राजा रामनारायण और राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में से थे। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र था वहाँ पर पटना में, के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के पास एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में नियुक्त किया। धीरज नारायण को 1767 से में हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान यानी उप नवाब नियुक्त किया गया और थॉमस रम्बोल्ड को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया। बिहार में देखिए, अब बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस तरह से हुआ है। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ। 17वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ, 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी, इसी के बीच जो है यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ। प्रारंभ में बिहार में सोडा व्यापार यानी सोडा को सोडा कहा जाता है, सोडा को ही सोडा कहा जाता है। प्रारंभ में बिहार के सोडा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आते तथा यहाँ से सूती वस्त्र ले जाते। यानी पुर्तगाली आते थे, सबसे पहले पुर्तगाली ही आया और पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए और यहाँ पर क्या करता था, वो मसाला ले आते थे और चीनी मिट्टी ले आते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे, सूती वस्त्र। आपको देखिए सारा पॉइंट याद रखना है। उसके बाद बिहार में डच कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगाली के बाद डच कंपनी की स्थापना हुई 1632 ईस्वी में और डच फैक्ट्री वर्तमान में पटना कॉलेज का जो उत्तरी हिस्सा है वही जो है डच फैक्ट्री का इमारत था। उसका स्थापना कब हुआ था, 1632 ईस्वी में। चलिए अब आगे चलते हैं। जॉर्ज चरनाक को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया, है ना। जॉर्ज चरनाक कौन थे, डच कंपनी के मालिक, डच कंपनी के प्रधान बनाया गया 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री के। इस पद पर 1680 ईस्वी तक रहा। यहाँ पर देखिए 16 साल तक वो प्रधान के पद पर रहा पटना फैक्ट्री। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉर्ज चरनाक के अधीन कार्य किए। जॉन मार्शल बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां, उस समय सूबेदार बिहार के शाइस्ता खां थे। 1680 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% टैक्स लगाने से क्षुब्ध होकर जॉर्ज चरनाक ने हुगली शहर में 1686 ईस्वी में लूट लिया। फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान की। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 ईस्वी में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी की प्रथा प्रारंभ हुई। देखिए अब जो है जैसे ही फैक्ट्री खोला, अब देखिए कंपनी में व्यापार करने के लिए घूसखोरी की प्रथा प्रारंभ हो गई। नवाब अलीवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 ईस्वी में पुनः बंद कर दी, है ना। नवाब जो है अलीवर्दी खां थे, उसके दबाव के कारण पटना फैक्ट्री को 1750 में पुनः बंद कर दिया। लेकिन हॉलवेल ने प्रयास करके 1755 यानी 5 साल के बाद पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया। अब देखिए बिहार में जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। पुर्तगाली फैक्ट्री सबसे पहले पुर्तगाली ही आया। 17वीं सदी पूर्व पुर्तगाली आया और यहाँ पर उत्पाद क्या करता था, सूती वस्त्र का। डच नीदरलैंड फैक्ट्री, डच कहाँ का था, नीदरलैंड का था। वो फैक्ट्री 1632 ईस्वी में जो है स्थापित हुई यहाँ पर बिहार में और वो उत्पाद करता था अनाज, सोरे, सूती वस्त्र का। उसके बाद ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में आती है और ये किसका व्यापार करता था, यहाँ पर नील और सूती वस्त्र का। उसके बाद डैन फैक्ट्री आया, डैन 1774 में आया सबसे बाद में, और यहाँ पर सूती वस्त्र का व्यापार करता था, यानी यहाँ से ले जाता था, निर्यात करता था। बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां एवं उसका भाई अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है।
शासक निर्माता भी इसे कहा जाता है। किसको? बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और उसका भाई अब्दुल्ला खां को। फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो है बीपीएससी ये आधुनिक बिहार से ही क्वेश्चन पूछता है। और आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम जो है लगातार इस तरह का वीडियो अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मीर कासिम का बात आया। मीर कासिम को 1763 ईस्वी में पटना में गिरफ्तार मीर कासिम क्या किया? 1763 ईस्वी में पटना में गिरफ्तार 148 कैदी, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था। 148 कैदियों का हत्या करवा दिया। कौन? मीर कासिम। यह घटना जो है 1763 ईस्वी में मीर कासिम। देखिए ये भी पटना हत्याकांड के बारे में पूछेगा, तो पटना हत्याकांड किसने करवाया? मीर कासिम ने। और उस समय पटना में गिरफ्तार था 148 कैदी, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी, और वो पटना हत्याकांड के नाम से चर्चा में आ गए, चर्चित हुए। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, है ना, यानी लगान परिषद का गठन हो गया। लगान परिषद को उसमें दो अन्य सदस्य थे, रॉबर्ट पॉल्क एवं जॉर्ज वेंसीटॉट। ये 2 सदस्य थे लगान परिषद में, और जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना हुई, गठन हुई। उसके बाद 1770 ईस्वी में बिहार का पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। 1770 का समय था, उस समय बिहार का जो है पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सर जॉन शोर की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। देखिए ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी आ जाता है क्वेश्चन में। तो उस समय जो है सर जॉन शोर की अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। देखिए बिहार में जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो ज़मीनी से रिलेटेड है। ये बिहार के गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार में लागू कर दिया। देखिए ये पॉइंट को आपको ज़्यादा जो है वीवीआई पॉइंट है, इसको याद करना है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बिहार के गवर्नर जनरल थे, उसके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बिहार में प्रारंभ की गई 1793 ईस्वी में। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1763 ईस्वी में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। 1765 ईस्वी में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, 1765 में प्राप्त हुआ। उसके बाद बिहार के प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम नियुक्त किया गया, जिसे उप प्रांतपति का जो है पद कहा जाता है। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को उप पदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि दे दी। सिताब राय को अपने पद से हटा दिया और उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि दी। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब? 1772 ईस्वी में। उसके बाद वर्ष 1770 ईस्वी के बाद 1783 ईस्वी में पुनः बिहार में अकाल पड़ गया। देखिए 1770 में अकाल पड़ा था, फिर 13 वर्ष बाद 1783 में अकाल पड़ गया भयानक। इस समस्या के समाधान के लिए एक अनाज भंडारण जो पटना में गोलघर आप देखते हैं, वो 1784 से लेकर 1786 यानी 2 वर्ष लगा पटना में गोलघर बनाने के लिए, और 1786 में पटना का गोलघर बन के तैयार हो गया। तो गोलघर क्यों बनाया गया? अनाज भंडारण के लिए। क्यों? क्योंकि अकाल जब पड़ जाता था तो खाने की किल्लत हो जाती थी, क्योंकि 1770 में अकाल पड़ चुका था। उसके बाद पुनः जब अकाल 13 वर्ष बाद 1783 में पड़ा तो भयानक उस समय आपदा आई, मृत्यु हुई। इसी से बचने के लिए, इसी से निजात पाने के लिए 1784 से पटना गोलघर का निर्माण शुरू कर दिया। पटना गोलघर
का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गार्स्टीन थे। कौन? पटना गोलघर के इंजीनियर। अब देखिए, अब बिहार में जनजातीय विद्रोह शुरू होता है। जनजातीय विद्रोह जो है इसमें बिरसा मुंडा सब का कहानी आएगा। इस सेक्शन को भी आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए, बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई। कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में तो कुछ इसकी स्थापना के पश्चात। ब्रिटिश सत्ता के दक्षिण बिहार, जो अब झारखंड में है, के पठारी क्षेत्र में विस्तार 1765 के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों के विरोध की भावना जगी। उन्हें अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। उसको लगा कि जैसे ही ये आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ये हमारे काम में दखल अंदाजी करने लगे और हमारी संस्कृति और आर्थिक स्थिति को ये कमज़ोर करने आई है। तब उन्होंने क्या किया, नव आगंतुक, जिन्हें यानी ब्रिटिश का जो थे उन्हें वो दीकू कहते थे, है ना, ये नव आगंतुकों को दीकू कहते थे, के विरोध में उसने विरोधी भावना जगी। जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोह के द्वारा अपने शौर्य, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया और समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाते रहे। चलिए, अब इसके विद्रोह को देख लेते हैं। प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो हुआ, सबसे जो इसका पहला जनजातीय विद्रोह था वो था नोनिया विद्रोह, जो 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच चली, यानी 30 साल तक यह विद्रोह चला। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोडा यानी कि सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, नोनिया विद्रोह, है ना। क्यों? सोडा उत्पादक केंद्र यहाँ पर था, वहीं पर नोनिया विद्रोह हुआ था। उसके बाद तामर विद्रोह 1789 से 1794, यानी ये 5 साल चला था। तमार विद्रोह छोटा नागपुर के उराव जनजाति द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1794 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः विद्रोह को जो है अंग्रेजों ने कुचल दिया, तमार विद्रोह को। उसके बाद आता है चेरो विद्रोह। ये विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी के बीच, यानी 2 साल चली। यह विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया। देखिए, पलामू में ये विद्रोह चला, चेरो विद्रोह, और उसका जो है शासक कौन था? पलामू विद्रोह का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? भूषण सिंह। और अंग्रेजों ने 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी। उसके बाद अब आता है कोल विद्रोह 1831 से 1832, 2 सालों तक चली, 1 सालों तक छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। कोल विद्रोह वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो, भगत, बिंद्राय, सिंहराय और सुरगा मुंडा। ये देखिए 5 जो है, पांचों इसका जो है प्रमुख नेता था। इसी के कारण कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भूमि संबंधी कुछ असंतोष था सभी में। उसके बाद भूमिज विद्रोह 1832 से 33, 1 सालों तक चला था। यह विद्रोह वीरभूमि के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। इसका प्रभाव वीरभूमि एवं सिंहभूमि दोनों क्षेत्रों में था, है ना। उसके बाद संथाल विद्रोह देखिए, संथाल विद्रोह जो था वो 4 भाइयों के कारण हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक फैला हुआ था। इस विद्रोह के नेता थे सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव। चारों ये सहोदर भाई थे।
इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था, है ना। चारों भाई जो है इसका नेतृत्व कर रहा था, चारों सहोदर भाई थे। किसका? संथाल विद्रोह में। कौन कौन थे सहोदर भाई? सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, है ना। इस विद्रोह का दमन कौन किया था? अलेक्जेंडर, हाँ, कैप्टन जो था उस समय का वो अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, जिसे दामिन ए कोह यानी पहाड़ियों का राज के नाम से जाना जाता है। अब लोटा विद्रोह देखिए। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, यानी 1857 की लड़ाई से एक साल पहले। लोटा विद्रोह, यह विद्रोह 1857 की क्रांति के एक साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा हुआ था, है ना। क्यों हुआ था? क्योंकि लोटा के लिए उस समय बहिष्कार किया गया था वहाँ के कैदियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ के कैदियों का पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार का आदेश आया कि अब पीतल की जगह मिट्टी के जो है लोटे इसे दिए जाएंगे। इसी के लिए वहाँ के कैदी विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब चलिए, अब मुंडा विद्रोह आ गया। मुंडा विद्रोह की बात कर लेते हैं। मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1901 ईस्वी तक चला। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। देखिए, बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान भी कहा जाता है, बिरसा भगवान। यह आंदोलन 2 चरणों में चला, 1858 से 1895 और 1895 से 1901। बिरसा मुंडा के पहले विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यानी पहला विद्रोह जो था उसे जो है सरदारी लड़ाई जाना जाता है। पहला विद्रोह कब था? 1858 से 1895 ईस्वी के बीच। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मसुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सज़ा दे दी। देखिए, 2 साल की सज़ा दे दिया, लेकिन 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में हैजा, क्योंकि उस समय हैजा सब बहुत फैलता था, हैजा रोग जो हो गया उसको, और हैजा रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। यानी रांची कारागार के आगे जो है आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। किसका? बिरसा मुंडा का। और कब मृत्यु हुई? 9 जून 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा के अनुयायी उसे धरती आबा का अवतार मानते थे। वर्तमान में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा आंदोलन की समाप्ति के बाद 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लाया गया। आंदोलन के बाद आदिवासी की खुदकट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवटोली से हुआ। यह उराव जनजाति द्वारा आरंभ किया गया। कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। देखिए, ताना भगत भी जो है आंदोलन, ये भी बिरसा मुंडा से रिलेटेड ही है। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। उसने उरावों की धार्मिक सुधारों संबंधी कार्यों पर जोर दिया। बिरसा भगत भी वही करते थे, ये भी देखिए लगभग वही कर रहे हैं। और सिर्फ धर्मेश यानी उरावों का देवता की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर उसने बल दिया। कौन? जतरा भगत। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे। यानी जतरा भगत के नेतृत्व में पूरे जगह जो है ऐलान कर दिया, मालगुजारी अब नहीं देना है, बेगारी नहीं करना है और कर यानी कि टैक्स नहीं देना है।
उसने दीकुओं यानी बाहरी लोग जो थे दीकुओं के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, है ना। बाहरी तो अंग्रेज ही थे, अंग्रेज के पास मजदूरी ना करने का जो है अभियान चला दिया, जिससे 1916 ईस्वी में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। प्राय आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा के रूप में ही माना जाता है। उसके बाद आया साफाहोर आंदोलन। साफाहोर आंदोलन का आरंभ 1870 ईस्वी में हुआ, जिसके जन्मदाता बाबा लाल हेम्ब्रस थे। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वैथी नाम से जाना जाता है। अब चलिए एक बार जो है जनजातीय आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। 1800 से 1802 ईस्वी के बीच चेरो विद्रोह हुआ, जिसके नेता थे भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह और रामबख्श सिंह। उसके बाद 1831 से 1832 के बीच कोल आंदोलन हुए। उसके नेता थे बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंहराय, सुरगा मुंडा। उसके बाद 1832 से 33 के बीच भूमिज विद्रोह हुआ। उसके नेता थे प्रमुख गंगा नारायण सिंह। उसके बाद 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ, जिसके नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, जो चारों सहोदर भाई थे। उसके बाद हुआ 1874 में खरवार आंदोलन। इसके नेता थे भागीरथी मांझी। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आंदोलन हुआ। इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ, जिसके नेता थे जतरा भगत। तो फ्रेंड्स, आज का सेक्शन यहीं समाप्त होता है। आपको जो है डेली इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा। यदि आप वीडियो मात्र देखते हैं और कुछ क्वेश्चन आपसे जो है किया जाएगा, उसके बाद यदि आप सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो हमको लगता है आपका जो है बहुत सारा जो है तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 25% जो है ये आधुनिक बिहार में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी का भी चर्चा करेंगे, जो आपको जो है आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का सेक्शन यहीं ख़त्म होता है।